गुड गवर्नेंस क्या हुआ? गवर्नेंस मैंने आपको बताया, लेकिन ऐसा कौन सा गवर्नेंस है जिसे आप क्लासिफाई करोगे गुड गवर्नेंस में, या कंट्री की गवर्नमेंट में ऐसी क्या चीज़ें होनी चाहिए जिसे आप बोलोगे कि ये गुड गवर्नेंस हो रहा है? ठीक है, ये 8 मेन एस्पेक्ट्स हैं अकॉर्डिंग टू यूएन। अकॉर्डिंग टू यूएन देयर आर 8 मेन प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस। ठीक है, लेट्स मेक अ डायग्राम। और अगर ऐसे भी करना है आप वैसे भी कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। सबसे फोरमोस्ट और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है इसमें वो है ट्रांसपेरेंसी, जिसको यूपीएससी सिलेबस में अलग से मेंशन भी किया गया है। ठीक है, अलॉन्ग विथ अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तीसरा है पार्टिसिपेटरी, चौथा है रिस्पॉन्सिवनेस। ये एक एक टर्म हम डिटेल में पढ़ेंगे अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल्स। ओके, यू जस्ट राइट डाउन अभी। कंसेंसस ओरिएंटेड, फॉलोज रूल ऑफ लॉ, इंक्लूसिवनेस, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये 8 मेन प्रिंसिपल्स हैं गुड गवर्नेंस के। ठीक है, हो गया? अब हम वन बाय वन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो है ट्रांसपेरेंसी। लेट्स स्टार्ट विथ ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब होता है? ठीक है, सबको पता चले ट्रांसपेरेंट। ठीक है, मतलब कि रूल ऑफ लॉ भी फॉलो हो और एक्सेसिबिलिटी भी हो। अब मैं इसको डिटेल में समझाती हूँ। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि जो गवर्नमेंट है आपकी, इट इज़ फंक्शनिंग विद इन द एम्बिट ऑफ रूल ऑफ लॉ। जितने भी लॉज रेगुलेशंस बनाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए, गवर्नमेंट आपकी उसी दायरे में काम करे, कोई रूल ना तोड़े। और जितनी भी डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट की हो रही है उससे जितने भी सिटीजन्स अफेक्ट हो रहे हैं उनको गवर्नमेंट एक्सेसिबल होनी चाहिए एट ऑल टाइम्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेसिकली आप ऐसे समझ लो कि ग्लास रूम में काम करना है गवर्नमेंट को, बिहाइंड द क्लोज डोर्स काम नहीं करना है, ग्लास में काम करना है। मतलब कि लोगों को दिखना चाहिए कि मान लीजिए 100 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए मनरेगा के लिए और उसमें से सिर्फ ऑफिसर ने 40 करोड़ ही सैंक्शन किया है, बाकी के 60 करोड़ कहाँ हैं? क्वेश्चन पूछने के लिए होना चाहिए, सिटीजन्स पूछ सकते हैं क्वेश्चन गवर्नमेंट से कि कहाँ गए आपके पैसे। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। इसका ये मतलब है कि इनफ इन्फॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल टू द सिटीजन्स। ठीक है, सारे सिटीजन्स के पास इनफ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, इन सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए और एक्सेसिबल एट ऑल टाइम्स होना चाहिए। ये 3 रिक्वायरमेंट्स हैं ट्रांसपेरेंसी के, कि पूरी इन्फॉर्मेशन सिटीजन्स के पास हो, हर वक्त हो और सिंपल लैंग्वेज में हो जिसमें वो सिटीजन समझ सकें और आगे क्वेश्चन कर सकें। ठीक है, इसमें क्या क्या आ सकते हैं, क्या क्या टूल्स यूज़ हो चुके हैं अभी तक, जैसे कि आपकी जो मेजर बहुत रिमार्केबल एक्ट है विच इज़ राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, हम पूछ सकते हैं गवर्नमेंट से। हाँ, और अगर हमने जवाब नहीं मिला हमें, तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स जो बनाए गए हैं हर डिपार्टमेंट में वो रिस्पॉन्सिबल है कि हमें इस टाइम तक इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं मिली। इनकी सैलरी से पैसा कटेगा, पेनल्टी इनको लगेगी।
कि जब एक कॉमन आदमी ने एक पेपर पे लिख के एक इन्फॉर्मेशन मांगी है वो उसके पास टाइम पे क्यों नहीं पहुंची, विच इज़ अ वेरी वेरी रिमार्केबल एक्ट, RTI एक्ट। ठीक है। सेकंड आता है आपका सिटीज़न चार्टर, जिसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। क्या होता है सिटीज़न चार्टर? आप पासपोर्ट ऑफिस गए, वहाँ एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट टाइप लगा होता है, उसमें लिखा होता है कि अगर आपको रिन्यू कराना है इतने दिन में हो जाएगा, अगर आपको नया बनवाना है इतने दिन में हो जाएगा, अगर आपको कुछ और आपका पासपोर्ट खो गया है तो उसके लिए आप इस ऑफिसर को कांटेक्ट करिए। तो ये एक इन्होंने एक मिरर रख दिया एक तरह से कि ये हमारी सर्विसेज है, ये हम प्रोवाइड करते हैं और इस ऑफिसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको करने की। ठीक है। अब आपको समझ में ट्रांसपेरेंसी क्या है, बहुत ही बेसिक टॉपिक है। इस पर अगर आपको एक पेज भी लिखने को आना चाहिए आपको और 2 लाइन भी लिखने को आना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया क्या है ट्रांसपेरेंसी? लिख लिया ये लोग बच्चों? नेक्स्ट क्या था? अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी कंप्राइजेज ऑफ 3 थिंग्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक टर्म समझेंगे अभी, आंसरेबिलिटी एंड इन्फोर्सेबिलिटी। इसको बनाना ऐसे, जब भी आंसर लिखोगे इसको ब्लॉक डायग्राम में बनाना, इसी के मार्क्स मिलते हैं। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी क्या है? लिखो पहले ये, जल्दी तो नहीं हो रहा ना, स्पीड ठीक लग रही है ना? रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि कोई भी पब्लिक ऑफिसर है, उसको बोला गया आपको ये काम करना है और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको ये स्कीम इम्प्लीमेंट करनी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ होती है, वेदर द पब्लिक ऑफिसर इज़ आंसरेबल और नॉट, ये नहीं बोल सकता है वो कि गवर्नमेंट का काम है, मेरी कहाँ गलती है इसमें, नहीं। ही शुड बी आंसरेबल टू एवरी सिटीजन एट ऑल टाइम्स। उसको पता होना चाहिए कि हाँ, ये 10 करोड़ मैंने जो घपला किया है और जो मैंने वहाँ तक नहीं भेजे वो कहाँ गए हैं या वो कहाँ हैं इस वक्त। ठीक है। उसके बाद एक और स्टेप फॉरवर्ड आती है इन्फोर्सेबिलिटी। इसका ये मतलब है आपने जवाब तो दे दिया, जवाबदेही हो आप सिटीजन्स के लिए, लेकिन अगर आप फ्रॉड के लिए पकड़े गए तो आपको पेनल्टी या पनिशमेंट भी मिलेगी। एग्जाम्पल लोकपाल, लोकायुक्त। ठीक है। कोई भी ऑफिसर है वो रिस्पॉन्सिबल भी है, आंसरेबल भी है और इन्फोर्सेबल भी है। तीनों चीज़ें आती हैं अकाउंटेबिलिटी में। तभी अकाउंटेबिलिटी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक स्टेप आगे आपका कॉन्सेप्ट है अकाउंटेबिलिटी, कि आपने कुछ गड़बड़ की है, आपको जवाब तो देना ही है, आप जेल जाने के लिए भी तैयार रहिए। दिस इज़ अकाउंटेबिलिटी। ठीक है। इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। पहला आता है 2 टाइप्स। ठीक है। पहला आता है वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी और दूसरा आता है हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी। क्या दिमाग में आता है आप लोगों के ये सुन के? वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी किसी के दिमाग में कुछ? ठीक है। वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी का मतलब है जब कॉमन सिटीजन गवर्नमेंट से सवाल पूछ सकता है। ठीक है। हाई लेवल की अथॉरिटी से सवाल पूछ सकता है। RTI हो गया। ठीक है। हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी होगी जब एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दूसरी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से सवाल पूछ रही है, एक ही लेवल पे हैं दोनों लेकिन सवाल पूछ रहे हैं, जैसे CBI हो गया। ठीक है। या आप बोल सकते हो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। इसका क्या मतलब है? पॉलिटी पढ़ा है ना आप लोगों ने? पार्लियामेंट एक दूसरे के लिए आंसरेबल है। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अकाउंटेबिलिटी का सबसे प्राइम एग्जांपल दैट वी आर लिविंग इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी विद एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर रिस्पॉन्सिबल टू ईच अदर टू कीप अ बैलेंस एंड अ चेक ऑन ईच अदर। ठीक है। कमिटीज़ बनाई गई हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज़ फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी के लिए। कौन कौन सी हैं? इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और तीसरी एस्टिमेट्स कमेटी। ठीक है। ये किसके लिए? ये फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी के लिए बनाई गई हैं। जो आपकी स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं, डिपार्टमेंटल कमिटीज़,
वो भी बनाई गई हैं चेक रखने के लिए। तो ये सब किस लिए बनाया गया? अकाउंटेबिलिटी के लिए ही बनाया गया कि गवर्नमेंट सिटीजन्स को भी आंसरेबल है, गवर्नमेंट दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को भी आंसरेबल है, एक दूसरे को चेक में रखने के लिए। तो ये एग्जांपल हो गया हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी का, जो आपकी कमिटीज़ बनाई गई हैं, फाइनेंशियल कमिटीज़ बनाई गई हैं, CBI बनाए गए, कैग वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी के। और वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी की, मैं एक कॉमन इंसान हूँ, मुझे पता करना है कि मनरेगा का आधा बजट कहाँ गया, मैंने RTI फाइल कर दिया, ठीक है। मैं नीचे एकदम लो लेवल पे हूँ और मैंने ऊपर गवर्नमेंट से ही सवाल कर लिया। इसमें NGOs भी आ जाते हैं, एक्टिविस्ट भी आ जाते हैं, क्योंकि वो भी बड़ा सवाल पूछते हैं। जो आपकी सिविल सोसाइटी है वो भी आ जाती है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी आ जाते हैं, कि SHG ग्रुप्स हैं वो भी आ जाते हैं कि भाई आपने कहाँ ये फंड एक्सपेंड किया है, ये हमको बताओ, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी में इतना है। लेट मी चेक अगर कुछ और टॉपिक भी है तो। हाँ, ये मैंने आपको समझा दिया पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का। एक चीज़ जो हमने मिस कर दी है वो ये कि जब मैंने आप लोगों को बताया था कि दो पार्टीज़ होती हैं, गवर्नमेंट और सिटीजन्स, तो स्ट्रिक्टली क्या यही दो पार्टीज़ होती हैं गवर्नेंस में? सिर्फ यही दो होती हैं? अगर हम मोटे तौर पे ब्रॉड वे में देखते हैं तो हाँ, ये दो चीज़ें होती हैं कि गवर्नमेंट है और गवर्नड है जो सिटीजन्स है। लेकिन अगर हम सबको इन्वॉल्व करते हैं, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी, मीडिया, ये सब भी तो गवर्नेंस का पार्ट है। मीडिया क्या काम करता है? किसी भी स्कीम के प्रोज एंड कॉन्स को बताता है, उसके पॉजिटिव्स क्या हैं, उसके नेगेटिव्स क्या हैं, जनरल अवेयरनेस फैलाता है। पल्स पोलियो अभियान सबसे इम्पोर्टेंट, लोगों को कैसे पता चला उसके बारे में? न्यूज़पेपर से पता चलता है। ऑल दो मीडिया हमारा नेगेटिव काम ज़्यादा करता है, लेकिन हाँ, ये काम भी करता है, अवेयरनेस फैलाता है, किसी भी स्कीम के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को बताता है। तो ये, इसको हम फोर्थ पिलर ऐसे ही थोड़ी बोलते हैं। मीडिया भी गवर्नेंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का, उनको सुधारने के लिए सजेशंस देता है। सिविल सोसाइटी, NGOs, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये सब क्या करते हैं? एक NGO जो होता है एक स्पेसिफिक एरिया में काम करेगा, जैसे कि ऑर्फन्स के लिए काम कर रहे हैं, विमेन के लिए काम कर रहे हैं। तो ये जो आपका कंसल्टेशन होती है, कभी भी कोई लॉ आता है ना, तो कंसल्टेशन के लिए इनको ज़रूर बुलाया जाता है, जो प्राइम NGOs है कंट्री के। क्यों बुलाया जाता है? उस टर्म को हम बोलते हैं प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशंस। कि कोई भी लॉ अगर बन रहा है तो उसको बनाने से पहले उसकी पॉलिसी को फ्रेम, जो IAS काम करते हैं, मिनिस्टर्स को तो इंग्लिश आती भी नहीं है एक लाइन भी, लेकिन जो IAS काम करते हैं, तो सबका पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए हम NGOs को भी बुलाते हैं। तो NGOs गवर्नेंस का पार्ट है या नहीं है? सिविल सोसाइटी है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जब भी आपको पूछा जाएगा कि हाँ, ब्रॉडर वे में दीज टू आर द इम्पॉर्टेंट पार्टीज़, लेकिन आप उसको फिगर बना के भी कर सकते हो। एक तरफ आपने मीडिया लिख दिया, एक तरफ आपने सिविल सोसाइटी लिख दिया, एक तरफ प्राइवेट सेक्टर लिख दिया, एक तरफ पब्लिक सेक्टर लिख दिया। प्राइवेट सेक्टर में आप डाल सकते हो, जैसे मैंने ये दोनों का बता दिया। हाँ, अब प्राइवेट सेक्टर, मान लीजिए रोड्स कंस्ट्रक्ट होने हैं, गवर्नमेंट खुद नहीं करेगी, ऑब्वियसली नॉट। गवर्नमेंट क्या करेगी? आउटसोर्स कर देगी अपने रिसोर्सेज को और अपने काम को, कि भाई हमने कॉन्ट्रैक्ट डलवाया है, ये कंस्ट्रक्शन कंपनी आएगी और रोड्स कंस्ट्रक्ट करेगी। इससे क्या फ़ायदे होते हैं? गवर्नमेंट को मेन कामों के लिए अपनी अटेंशन लगती है। हम एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए, जैसे रोड्स के लिए जब हम बुला रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन कंपनियां ही आएंगी। इससे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन अच्छे से होता है, करप्शन बचता है, क्योंकि हमने वो जगह ही नहीं छोड़ी है करप्शन के लिए, हमने असाइन ही किसी कंपनी को कर दिया है प्राइवेट मॉडल पे, पब्लिक प्राइवेट मॉडल पे। तो ये सारे पार्ट्स जो हैं ये गवर्नेंस का पार्ट है। तो जब हमने वो इस वाले पार्ट में जो डेफिनेशन की थी, तो उसके साथ आप ये फिगर भी बनाइए, इसमें चारों को लिखिए, बीच में यहाँ लिखिए गुड गवर्नेंस लिखिए बीच में गुड गवर्नेंस लिखिए। एक तरफ मीडिया, एक तरफ प्राइवेट सेक्टर, एक तरफ पब्लिक सेक्टर और एक तरफ सिविल सोसाइटी। ये अकाउंटेबिलिटी वाला लिख लिया ना आप लोगों ने? थर्ड क्या था?
थर्ड प्रिंसिपल आफ्टर अकाउंटेबिलिटी, कोई भी बोल दो। पार्टिसिपेटरी। थर्ड इज पार्टिसिपेटरी। क्या मतलब है पार्टिसिपेटरी का? कि सिटीजन्स का काम सिर्फ वोट देने के बाद ख़त्म नहीं होता है। दे डोंट हैव टू बी म्यूट स्पेक्टेटर्स कि भाई गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, हमारे घर में बिजली पानी आ रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी डोंट हैव टू बी म्यूट स्पेक्टेटर्स, वी शुड बी एबल टू कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड गिव आवर सजेशंस ऑल्सो इफ़ वी आर अफेक्टेड बाय इट और इफ़ वी आर नॉट अफेक्टेड बाय इट। दोनों केसेस में वी शुड प्रोवाइड कि हाँ हमारी गवर्नमेंट और बेटर तरीके से काम करे। ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए सिटीजन्स का, पैसिव नहीं कि बस आए 5 साल बाद फिर जाएंगे वोट देने, नहीं। म्यूट स्पेक्टेटर्स का हमको काम नहीं करना है। तो पार्टिसिपेशन का यही मतलब है कि हर एक बंदा, मार्जिनलाइज सेक्शन का भी बंदा, पिछड़े वर्ग का भी बंदा, विमेन, विडोज़, चिल्ड्रन, एवरीबडी शुड पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। ठीक है, एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? पहला तो सबको पता ही है, इलेक्शंस। इसमें आपने अपनी ओपिनियन वॉइस कर दी कि हमें ये पार्टी चाहिए डिपेंडिंग अपॉन दी मैनिफेस्टो। ठीक है, कि हमको ये पार्टी चाहिए। किसने mygov.in का नाम सुना है? सुना है? इट इज़ बेसिकली अ लिंक बिटवीन द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट। इस पर आप सब कर सकते हो। इस पर आप उनकी स्कीम्स के बारे में पढ़ सकते हो, इसमें आप ग्रीवेंस रिड्रेसल, अपनी कंप्लेंट भी रजिस्टर कर सकते हो, इसमें किसी भी आप स्कीम का स्टेटस देख सकते हो। ठीक है, ये अपनी कंप्लेंट का स्टेटस देख सकते हो। जितने भी पोर्टल्स काम कर रहे हैं वो इसी इंटरफेस पे काम कर रहे हैं, mygov.in पे। ठीक है, तो इलेक्शंस हो गया, mygov.in हो गया। एक हो गया आपका सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट क्या होता है? सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट भी बोल सकते हैं इसको। क्या होता है ये? सेम कि अगर पिछले साल मैंने कोई एक पॉलिसी चालू की थी, उसने 1 साल में कितना काम किया है, उससे कितना फ़ायदा हुआ है लोगों को 1 साल में, और एक्चुअली लोग इन्वॉल्व हैं उस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन में या नहीं, वो सब हम सोशल ऑडिट से पता करते हैं। मैंने आंगनवाड़ी स्कीम लॉन्च कर दी लेकिन उस गांव में जा ही नहीं रहे हैं बच्चे, तो इज़ इट यूज़फुल? या मैंने मिड डे मील स्कीम लॉन्च कर दी लेकिन खाना बकवास बन रहा है, लो क्वालिटी का बन रहा है, पीपल आर नॉट ईटिंग इट, पीपल आर गेटिंग सिक, तो फ़ायदा है उस चीज़ का? तो कोई भी स्कीम को सक्सेसफुली रन करने के लिए सोशल ऑडिट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल। ठीक है, उसकी सक्सेस, उसके फेलियर्स को पता करने के लिए। तो ये पार्टिसिपेशन का ही काम है कि सिटीजन्स ऐसे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी। पार्टिसिपेटरी समझ में आ गया? एक्टिवली इन्वॉल्व होना है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए ऑफ एवरी सिटीजन। हमको ये नहीं बोलना कि हम तो प्रिविलेज्ड हैं, हमारे घर में तो एवरीथिंग इज़ कमिंग, हमको ज़रूरत नहीं है बाहर जाके प्रोटेस्ट करने की। ठीक है, जैसे कि आप CAA जो हुआ था, द कंट्रोवर्शियल टॉपिक, उस पर लोगों ने बाहर जाके प्रोटेस्ट किया था ना, तो थर्ड टूल हो गया आपका। चौथा हो गया सेम जो मैंने यहाँ लिखा है, प्री लेजिस्लेशन कंसल्टेशन। जैसे कोई विमेन की स्कीम बना रहे हैं, हम विमेन के लिए स्कीम बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम विमेन कमीशन के लोगों को तो बुलाएंगे ही, लेकिन हम उन सारे NGOs को भी बुलाएंगे। हम कॉमन लोगों से जा जा के सर्वे करेंगे, फीडबैक्स लेंगे कि ये फ़ायदा है स्कीम को बनाने का कि नहीं है। जब वो वाली स्कीम आई थी विशाखा गाइडलाइंस पे, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, तो जब केसेस होना स्टार्ट हो गए थे, जब कंप्लेंट्स आनी स्टार्ट हो गई थी, तब हमने मेजर लिया ना कि हमें ये स्टेप बनाना चाहिए। मतलब सिटीजन्स ने एक्टिवली जाके कंप्लेंट की ना, लोगों ने एक्टिवली जाके कंप्लेंट की, तब जाके वो एक लॉ बन के बाहर आया। ठीक है, तो जब तक हम एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, गवर्नमेंट हमारे लिए उतने ही लेवल पे काम करेगी जितना उनको लगता है कि इतना ठीक है। अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वी शुड कम फॉरवर्ड एंड आस्क फॉर इट। ठीक है, बिकॉज वी लिव इन अ डेमोक्रेसी, सिर्फ वोट देने से नहीं होगा कुछ। ठीक है, तो ये हो गया आपका पार्टिसिपेशन। फोर्थ पॉइंट बताइए। अच्छा, ये नोट कर लिया था ना, सॉरी मैंने मेरे को हाँ, फोर्थ पॉइंट बताइए। रिस्पॉन्सिवनेस, वेरी गुड। क्या समझ आता है रिस्पॉन्सिवनेस शब्द से? जवाब मिलना, लेकिन टाइम पे मिलना, वो इम्पोर्टेंट है।
आपने अपनी फ़ाइल एक ऑफिसर को दी, फिर दूसरे ऑफिसर को दी, उससे वहाँ आई, उसने बोला कल आइएगा, परसों आइएगा। इज़ दिस रिस्पॉन्सिवनेस? नो। आपकी नीड्स को एड्रेस कर रही है गवर्नमेंट, एड्रेसल ऑफ नीड्स हो रहा है विद इन स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ टाइम। आपका ग्रीवेंस का रिड्रेसल हो रहा है विद इन टाइम। ये दोनों चीज़ें आती हैं रिस्पॉन्सिवनेस में, ठीक है। लिखो ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट बताऊंगी मैं आपको। हो गया, इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। MP पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2010। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट बहुत बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है रिस्पॉन्सिवनेस का। ये वन ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है। अभी तक किसी भी स्टेट ने 2010 से पहले इसको इनैक्ट नहीं किया था। मध्य प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इनैक्ट दिस। क्या किया इस एक्ट ने? इस एक्ट ने राइट टू सर्विस को एक लीगल राइट बना दिया है। राइट टू सर्विस मेड अ लीगल राइट। इसका क्या मतलब है? That if the government fails to deliver the service within stipulated amount of time, you can complain to the first appellate authority, and even if your complaint is not redressed, then you can complain to second appellate authority. एक महीने के अंदर within 30 days you can make both the complaints. First appellate authority को भी कर सकते हो आप second appellate authority को भी कर सकते हो, ठीक है। इसको यूनिसेफ का अवार्ड भी मिला है। अराउंड द वर्ल्ड बेस्ट पब्लिक सर्विसेज में आता है, ये बेस्ट पब्लिक सर्विस एक्ट्स में आता है। यूनिसेफ का एक इसको अवार्ड भी मिला हुआ है। इसको डिटेल में पढ़ना, क्योंकि ये इसको अगर आप मेंशन करते हो आंसर में तो इट विल इंक्रीज द वेटेज ऑफ योर आंसर। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, वन ऑफ इट्स काइंड, वेरी इनोवेटिव, वेरी रिमार्केबल, गॉट द यूनिसेफ अवार्ड, राइट टू सर्विस मेड अ लीगल राइट। मतलब ऑफिसर की तनख्वाह से पैसे कटेंगे, पेनल्टी हर दिन 500 रुपये कटेगा जितने दिन वो लेट होता है आपको डिलीवर करने के लिए, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। दूसरा मैं आपको बोल सकती हूँ रिस्पॉन्सिवनेस का, हाँ ये बता दिया मैंने, एक ही है इसका, ठीक है। MP पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, इसको चाहो तो डिटेल में पढ़ सकते हो या फिर मैं नोट्स में भी प्रोवाइड करा सकती हूँ, बट आपको ये मेंशन ज़रूर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है ये। हो गया रिस्पॉन्सिवनेस। फिफ्थ बताइए, कंसेंसस ओरिएंटेड। कंसेंसस का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कंसेंसस? नहीं, लोगों की ओपिनियन नहीं होगा कंसेंसस, उसी डायरेक्शन में है। लेकिन क्या, व्हाट डज द वर्ड कंसेंसस मीन? लोगों की ओपिनियंस अलग अलग होती हैं, उन सब की ओपिनियंस को कंसिडर करके कॉमन ग्राउंड निकालना, अग्रीमेंट जिसको बोलते हैं, वो होता है कंसेंसस। अगर वेरी बेसिक टर्म में इंग्लिश में देखें तो अग्रीमेंट, ठीक है। इंडिया सबको पता है मल्टी डायमेंशनल सोसाइटी है भाई, इतनी लैंग्वेजेस, इतने कल्चर, इतना हेरिटेज, मतलब हर चीज़ डिफरेंट है। गरीब, अमीर, बहुत सारे आपको सेक्शंस मिलेंगे। उन सब की नीड्स को एड्रेस करना और एक कॉमन ग्राउंड निकालना टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इस कंसेंसस ओरिएंटेड अप्रोच। इसमें हमें यूटिलिटेरियन अप्रोच को अपनाना पड़ेगा। अगर आपने पढ़ा होता एथिक्स तो आपको पता चलता है यूटिलिटेरियन अप्रोच क्या होता है, मैक्सिमम बेनिफिट टू मैक्सिमम पीपल। इतनी बड़ी कंट्री के साथ अगर हम डील कर रहे हैं तो हमें एक ही अप्रोच अपनाना चाहिए और वो होता है यूटिलिटेरियन अप्रोच, मैक्सिमम बेनिफिट टू मैक्सिमम
मैक्सिमम पीपल। क्योंकि हमेशा किसी ना किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करने के लिए तो लोग होंगे ही, लेकिन आपको क्या दिमाग में रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो रहा है स्कीम से, तो वो स्कीम ले आते हैं। तो मैक्सिमम बेनिफिट टू मैक्सिमम पीपल, यूटिलिटेरियन अप्रोच होना चाहिए। कंसेंसस ओरिएंटेड का यही मतलब है कि गवर्नमेंट को ऐसे काम करना चाहिए कि सबकी नीड्स को दिमाग में रखें और फिर एक कॉमन ग्राउंड अपनाएं, ठीक है। टू कंसिडर एंड टू एड्रेस द नीड्स ऑफ ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी बाय रीचिंग टू अ कॉमन ग्राउंड। इज इट ओके? कोई चीज़ है जो समझ नहीं आई है अब तक ना? 6th बताइए। क्या? रूल ऑफ लॉ। हमारी इंडिया में एक परफेक्ट ब्लेंड है पार्लियामेंट प्लस कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, और बाकी जो लॉज होते हैं वो कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाता है। तो हमें ये कोशिश करनी है कि जितने भी काम हम कर रहे हैं हम रूल ऑफ लॉ के अंदर ही कर रहे हैं। हम कोई रूल, कोई लॉ, कोई रेगुलेशंस नहीं तोड़ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को दिमाग में रख के ही हम काम कर रहे हैं। डीपीएसपी में मेंशन्ड है सोशल वेलफेयर, डीपीएसपी में मेंशन्ड है एनवायरनमेंट, ग्रोथ ऑफ पीपल, हेल्थ, एवरीथिंग इज मेंशन्ड। हम इन सबको दिमाग में रख के काम कर रहे हैं। अगर आपकी गवर्नमेंट इस चीज़ को दिमाग में रख के काम कर रही है तो वो एक गुड गवर्नेंस का काम कर रही है। वही पढ़ रहे हैं हम, मेन प्रिंसिपल्स ही पढ़ रहे हैं गुड गवर्नेंस के। तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो कभी भी हमें ये नहीं करना है कि लॉ के बाहर जाके काम करना है। जब गवर्नमेंट ही लॉ के बाहर जाके काम करेगी तो सिटीजन्स ऑब्वियसली कोई लॉ ही नहीं रहेगा, ऑर्डर ही नहीं रहेगा कंट्री में। 7th बताइए। इंक्लूसिवनेस। मेन एग्जाम्पल इंक्लूसिवनेस का, हर एक बंदे को फील होना चाहिए दैट ही और शी इज़ द पार्ट ऑफ द नेशंस ग्रोथ, इवन इफ ही इज़ मार्जिनलाइज्ड, SC, ST, जो मैंने आपको पहले बताया, विडो भी है, विमेन भी है, चिल्ड्रन भी है, सबको फील होना चाहिए दे आर द एक्टिव पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कंट्रीज डेवलपमेंट ग्रोथ, ठीक है। तो रिजर्वेशन एक वो है जिससे हम बता सकते हैं कि हाँ हमने इंक्लूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। 12th 5-year प्लान की थीम भी थी इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। तो क्या इसका यही मतलब हुआ इस टर्म का कि हम सबको ही इन्वॉल्व करके काम करेंगे। जो पार्टिसिपेशन का भी, पार्टिसिपेशन बस ये था कि सिटीजन्स की तरफ से था, इंक्लूसिवनेस क्या है? गवर्नमेंट की तरफ से कि हम सबको इंक्लूड करके काम करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंक्लूसिवनेस। इसमें और क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं और हमने क्या किया रिजर्वेशंस के अलावा सबको इंक्लूड करने के लिए? और कोई एग्जाम्पल जो आपको लगता है कि हमने हाँ इस इक्विटी पे काम किया, हमने सबको एक पेडिस्टल पे रख के काम किया है, ठीक है। जो भी हमने विमेन के रिलेशन में बनाई हुई स्कीम्स हैं, कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो आप, शी बॉक्स दे दो, ठीक है, या फिर आप बोल दो यही जो मैंने अभी विशाखा गाइडलाइंस का आपको एग्जाम्पल दिया है, या आप बोल सकते हो कि राइट टू एजुकेशन में आपने सारे बच्चों को इंक्लूड करने की बात की है। रिजर्वेशन एक आपने SC ST को दे दिया, जब आपने एजुकेशन बोला आपने सारे बच्चों को इन्वॉल्व करने की बात की है। तो ये क्या, ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? इक्विटी बेस्ड मॉडल के हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मच्छर और चींटी इक्वल होते हैं, नहीं, एक उड़ सकता है, एक बेचारी चल चल के जाती है, लेकिन हमें कोशिश करनी कि हम आर्टिफिशियली चींटी को रोक नहीं रहे हैं, ठीक है, हम एक पेडेस्टल पे उसको खड़ा कर रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाट इक्विटी बेस्ड मॉडल, ठीक है। आ गया समझ? ये अभी हमने, अब एक और कौन सा बचा हुआ है? दिस इज 7th। 8th वन इज व्हाट? एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। ये हो गया एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। क्या मतलब है एफिशिएंसी का? किसी किसी दिन हम बहुत एफिशिएंट होके 8 घंटा पढ़ लेते हैं और किसी दिन हम बैठे 14 घंटे रहते हैं लेकिन पढ़ा हमने 1 घंटा भी नहीं होता है। एफिशिएंसी का ये मतलब है कि रिसोर्स यूटिलाइजेशन तो आप कर ही रहे हो, विथ नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। समझ आई बात?
ये नहीं कि गवर्नमेंट का पैसा है तो उड़ा दिया, नहीं, आपने सस्टेनेबल तौर पे सस्टेनेबल रिसोर्स यूटिलाइजेशन करना है कि आगे की जनरेशन्स के लिए भी वो रिसोर्सेज बचे रहें। कि आपको कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दिया है, मान लीजिए डैम बनाने के लिए दिया है, आपने काट दिए फॉरेस्ट, परमिशन से ही काटे लेकिन काट दिए, लेकिन आपने सोचा नहीं कि आगे की जनरेशन को ये फॉरेस्ट की ज़रूरत होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो आपको सस्टेनेबली रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करना है और विदाउट वेस्टेज करना है। इसको हम बोलेंगे एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ठीक है। इसको लिख लो, ये ब्लॉक उसमें डालना, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या क्या टूल्स हो सकते हैं जो हमने अपनाए हैं? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हो सकता है इसमें, बिल्कुल आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ये। जब तक आप किसी भी प्रोजेक्ट को चालू नहीं करोगे, स्टार्ट नहीं करोगे, जब तक आप उसकी सारा असेस नहीं कर लेते, उसके इन्वायरमेंट की डिग्रेडेशन, उसके इम्पैक्ट, उस पर अच्छे सजेशंस नहीं दे देते हो, ठीक है। और क्या हो सकता है एफिशिएंसी में? अगर आप ऑफिसर्स की पे को परफॉर्मेंस से लिंक कर दो तो होगा एफिशिएंटली काम? होगा कि नहीं होगा? ठीक है। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, बहुत अच्छा एक्ट है वो भी। अगर आपने बोल दिया कि अब हम यहाँ पे सिविल सर्वेंट्स, हम सोचते हैं एक बार ही आईएएस बन गए, अब तो हमको कोई डिमोट करेगा नहीं, अपना काम जैसे चल रहा है, नहीं भी करोगे, नॉर्मल रोज़ ऑफिस जाओ आओ, हो गया आपका काम। नहीं, आपकी परफॉर्मेंस को अगर हम, आपकी पे को अगर हम परफॉर्मेंस से कर दें तो आपको समझ में आएगा कि ना ही आपको प्रमोशंस मिलेंगे, ना ही आपकी पे बढ़ने वाली है। अगर आप ऐसे ही काम करते, मीडियोकर काम नहीं करना है, ठीक है। रिसोर्स को ढंग से यूटिलाइज़ करना है और इफ़ेक्टिवली काम करना है। ये नहीं कि एक बार ही स्कीम चालू हो गई तो बस हो गई है, अब चलने देते हैं उसको जैसे चल रही है। इफ़ेक्टिवली सारे गोल्स को अचीव करना है, ठीक है, और विथ एफिशिएंसी करना है, मतलब टाइम का वेस्ट नहीं करना है, रिसोर्स का वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। उसको हम कहते हैं एफिशिएंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस। अब मुझे आप बताइए कि इन आठों में कोई एक, मेरे को 2 या 4 लाइन में ब्लूप्रिंट बता दो कि मैंने ये 8 में क्या बताया आपको, कोई भी एक बंदा। सिंपल लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज यू कैन टेल। इसका एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल और, सॉरी आई फॉरगॉट, सॉरी, ज़ीरो बेस्ड बजटिंग, सुना है किसी ने ये नाम? हर स्कीम को ज़ीरो से ही एनालाइज करेंगे हर साल। ये नहीं कि चल रही है तो उसमें और पैसा डालते जाएंगे और एनालाइज करे बिना चलाते जाएंगे, नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। हर स्कीम को हर बजट में फ्रॉम ज़ीरो एनालाइज करेंगे, ठीक है। आप बताइए, थोड़ा ज़ोर से बोलो। बिल्कुल। हाँ, ये आपने अपनी लैंग्वेज में बता दिया, बिल्कुल सही। मैं यही चाह रही थी कि जो पूरा मैंने अभी तक आपको पढ़ाया वो मुझे सिर्फ 1 या 2 लाइन में कोई बता दे। आपने भी अच्छे बताया, आप बताइए क्या समझ आया आपको इतने? थोड़ा जोर से बोलो, सुना ही नहीं दे रहा मुझे फैंस। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये नहीं बोल रहे, आप बोलो अब, अगली बार आपसे स्टार्ट करेंगे। हाँ, हम्म बस। बिल्कुल। वेस्टेज नहीं होनी चाहिए।
सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा है ये मैंने आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग और मेन एस्पेक्ट्स बताए हैं। ऑब्वियसली दे वोंट आस्क यू डायरेक्टली कि मुझे 8 एस्पेक्ट्स बताओ, क्योंकि ये किसी एक बुक में डिफाइन नहीं है, यूएन ने ऐसे ही बोला हुआ है। लेकिन आप यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव टू यूज़ दीज पॉइंट्स इन योर आंसर डेलिबरेटली, इवन इफ दे आर नॉट आस्क्ड डायरेक्टली, ठीक है। ये आपकी कोशिश होनी चाहिए। आंसर राइटिंग का मतलब ही यही है कि जो भी आपने पढ़ा है उसको कब, कहाँ और कितना यूज़ करना है, दैट इज़ द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, ठीक है। मैंने आपको 8 पॉइंट्स बता दिए, 8 के एग्जाम्पल्स बता दिए हैं, ओवरऑल एग्जाम्पल भी बता दिया है। गवर्नेंस का भी जब मैंने डेफिनेशन दी उसके साथ मैंने जनधन योजना समझाई। तो ये आपके माइंड में कॉन्शियसली होना चाहिए दैट व्हेनेवर यू राइटिंग एन एसे और यू राइटिंग एन आंसर, आप डेलिबरेटली यूज़ करो उसको, ठीक है। कुछ अलग नहीं है, बस आपके दिमाग में ये होना ही चाहिए कि आप आंसर, क्योंकि पबैड है क्या किसी का यहाँ पे ऑप्शनल, पबैड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि जिनका पबैड होता है वो तो गवर्नेंस के आंसर ईजिली आंसर कर सकते हैं, क्योंकि उनका सब्जेक्ट ही वही है। जो हम जनरल बच्चे होते हैं जिनका पबैड नहीं होता है उनको थोड़ा पढ़ना पड़ता है गवर्नेंस के टॉपिक को, और जैसे कि मैंने बताया ये स्कोरिंग नहीं है, तो आपको कोशिश खींचने की करनी है मार्क्स कहीं से भी, ठीक है। आपको सब नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, सिटीजन चार्टर डिटेल में है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब इसके बाद फिर उसके बाद आपको सारी मेजर की दी जाएगी कि जितने स्टेट्स ने कितनी क्या क्या चीज़ें अपनाई हो, ये सब नोट्स में आपको मिलेगा। आपको यूज़ कहाँ करना है, उतना ही पढ़ना है। समझ आ रही है बात? क्योंकि सिर्फ मॉड्यूल कंप्लीट, जो मैंने भी बहुत गलतियाँ की है, सिर्फ मॉड्यूल कंप्लीट करने से इट वोंट बी हेल्पफुल एट ऑल, क्योंकि वहाँ पे याद नहीं आएगा। व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू स्टिक टू वन सोर्स, क्रिस्प पढ़ो और उसको यूज़ करो आंसर में। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है, आप पढ़ के बहुत जाते हो आंसर में आपको याद नहीं आता है क्या लिखना है। तो आपके नोट्स ऐसे होने चाहिए कि व्हेन यू सी इट 1 डे बिफोर द एग्ज़ाम आपको एकदम से स्ट्राइक हो जाए कि ये मुझे अपने आंसर में लिखना है, ठीक है। तो ही मतलब है पढ़ाई का। ऐसे तो मैं कितना भी पढ़ा दूँगी, आप बैठे रहो, हाँ करते रहो, इन्फॉर्मेशन आती जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अभी मैं MPPSC मेंस दे के आई हूँ मैं, क्योंकि डोमिसाइल्ड वहीं पे थी, तो अभी मेरा इंटरव्यू में है 1-2 महीने, जब भी डेट आएगी। तो जब भी मैं बहुत ज़्यादा पढ़ के मेंस लिखा था तभी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। जब भी मैंने क्रिस्प और मुझे पता था कि ये क्वेश्चन आएगा तो मुझे ये आंसर लिखना है, इट वर्कड फॉर मी वेल एंड गुड, ठीक है। तो मैंने फेल्ड अटैम्प्ट्स भी दिए हैं, निकले हुए अटैम्प्ट्स भी दिए हैं, और ये मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से यही बता सकती हूँ कि पढ़ो उतना ही जितना आपको याद रह के वहाँ लिख पाओ, दैट इज़ दी ओनली थिंग। हाँ, आपकी कैपेबिलिटी है कि आप बहुत याद रख सकते हो तो और अच्छी बात है, लेकिन वहाँ बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए कि हाँ आप पढ़ के सारा चले गए और वहाँ जाके आपको कुछ नहीं आ रहा। आंसर जेनरिक ही होता है, आंसर कोई गुड आंसर अलग एक्सेप्शनल नहीं होता है। आंसर में बस यही जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो, और जो आपको लगता है एक्स्ट्रा आप डाल सकते हो वो, बस फ्लो मेंटेन्ड होना चाहिए आंसर का, टूटा फूटा आंसर नहीं लगना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट चीज़ पे जाएं। अब जो थर्ड, ये हो गया सेकंड टॉपिक आपका, मेन प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस। कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे एक गवर्नेंस को गुड गवर्नेंस से, कैसे बोलोगे कि हाँ आपकी गवर्नमेंट गुड गवर्नमेंट। अब इसका एक क्रिटिसिज्म भी, ऑब्वियसली हम जब कोई एक चीज़ पढ़ते हैं तो हम उसको पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव मैंने आपको बता दिया कि इतने सारे पॉजिटिव्स हैं। इसका एक क्रिटिसिज्म भी है, ये बहुत वेग कॉन्सेप्ट है। लोग बोलते हैं कि ये एक परफेक्ट कॉन्सेप्ट है, ये हो ही नहीं सकता, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट ऐसे काम कर ही नहीं सकती। कुछ कंट्रीज़ हैं ऑब्वियसली, जैसे डेनमार्क हो गया, फिनलैंड हो गया, जो छोटी कंट्रीज़ हैं, दे आर वेरी क्लोज टू गुड गवर्नेंस वाला पैरामीटर। बट इंडिया जो मैसिव कंट्री है वो सिर्फ अस्पायर ही कर सकती है, मतलब हम हर साल कोशिश ही कर सकते हैं टू मूव इन दैट डायरेक्शन। हम उस परफेक्ट कॉन्सेप्ट को कभी इतने जल्द से जल्द अचीव नहीं कर सकते हैं। तो एक क्रिटिसिज्म बोल सकते हो आप इसको, कि जो बड़े राइटर्स फिलोसोफर्स उन्होंने बोल रखा है, या जो वर्ल्ड बैंक के ऑफिसर्स हैं उन्होंने बोल रखा है कि ये बहुत वेग कॉन्सेप्ट है, नियर टू इम्परफेक्शन, मतलब नियर टू परफेक्शन है, तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू अचीव, ये बोला गया है, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट, क्या है आज के टॉपिक पे। ये 2 पॉइंट बता दिए मैंने, हिस्टोरिकल मेंशंस। अब हिस्टोरिकल मेंशंस में मैं आपको बताऊंगी कि पुराने ज़माने में कहाँ कहाँ गुड गवर्नेंस का मेंशन है। ऑब्वियसली दे वोंट आस्क यू अगेन डायरेक्टली, यू हैव टू राइट इट इन योर आंसर। तो ये फॉर्डर मटेरियल हो गया आपके आंसर या एसेस के लिए, ठीक है। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट जो आता है वो ये, जब भी हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं,
भगवद गीता, आप लिख सकते हो दैट भगवद गीता हैज़ मैनी श्लोक्स विच एक्सप्लिसिटली मेंशंस गुड गवर्नेंस। स्पेशली बताया गया उसमें कि हाँ अगर राजा ये करेगा तो प्रजा खुश रहेगी, दिस इज़ गुड गवर्नेंस ओनली। ठीक है, सेकंड हो गया समझ आ रही है हैंड राइटिंग, कौटिल्यास अर्थशास्त्र। हाँ एग्जैक्ट बोला गया है कि द पैरामाउंट ड्यूटी ऑफ अ किंग इज़ द वेलफेयर ऑफ द सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो उसमें जितने भी लेसन्स डिफाइन किए गए हैं वो सिर्फ यही किए गए हैं कि आपको काम कैसे करना है ताकि आपके जो प्रजा है वो खुश रहे। सेम चीज़ है, पहले वही राजा प्रजा वाला कॉन्सेप्ट होता था, किंग एंड सब्जेक्ट्स। ठीक है, तीसरा स्वराज बाय महात्मा गांधी। ये कॉन्सेप्ट लाए थे महात्मा गांधी जी कि आपको, ये उन्होंने ही बोला था उस टाइम पे भी, उन्होंने यही बोला था कि गवर्नमेंट को कंट्रोलिंग नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट को फैसिलिटेटिंग होना चाहिए, लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये स्वराज हो गया। चौथा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद किस पे बेस्ड है? सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये वर्ड्स जो हैं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, आपको इसके आगे एक और लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं अगर आप आंसर में ये लिखते हो तो। ठीक है, क्योंकि ये समझ में आ रहा है कि हमारा जो मेन पिलर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जो बेसिक फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो खुद कहते हैं सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सोशलिस्ट का क्या मतलब होता है? सोशल वेलफेयर प्राइम इंपॉर्टेंस है। मिक्स्ड सोशलिज्म अपनाया है हमने। ठीक है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी ग्रो करेगा, पब्लिक सेक्टर भी ग्रो करेगा, कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं होनी है, जो हमने 1991 के बाद एक्चुअली किया आफ्टर एलपीजी रिफॉर्म्स। हमने किया कि हम पहले गवर्नमेंट क्या थी? कंट्रोलर थी, इसके बाद गवर्नमेंट क्या हो गई? फैसिलिटेटर हो गई। हमने मार्केट इकोनॉमी पे ज़्यादा फोकस किया, हमने कंट्रोल्स हटा दिए, हमने जितने भी लाइसेंसेस राज था वो हटा दिया। क्यों? क्योंकि हमने बोला कि प्राइवेट सेक्टर को ब्लूम करने देना चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा हमेशा कि गवर्नमेंट ही हर सारे सेक्टर्स को कंट्रोल करेगी। ठीक है, तो ये हो गया। फिफ्थ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पता है आप लोगों को? पता है? उसका 16th क्लियरली मेंशन करता है दैट गुड गवर्नेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर रनिंग एनी कंट्री। ठीक है, कभी भी कोई कंट्री काम करेगी तो उसके दिमाग में यही चीज़ें होनी चाहिए कि हम कर रहे हैं काम, हम पैसे दे रहे हैं जनता के लिए, खर्च कर रहे हैं हम पैसा, क्या वो पहुंच रहा है लास्ट बंदे तक? ठीक है, नींद आ रही है? पानी तो नहीं पीना है? एक ये भी है कि यूएन का फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल कोफी आनंद का नाम सुना है? सुना है किसी ने? सुना है? आपने सुना? मैं लिख देती हूँ, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल कोफी आनंद। उसने कहा था गुड गवर्नेंस इज़ द प्रोसेस ऑफ, एग्जैक्टली जो के वर्ड्स थे मैं वो लिखवा देती हूँ। हाँ, गुड गवर्नेंस इज़ इंश्योरिंग, लिख लो आराम से, कोई बात नहीं है। गुड गवर्नेंस इज़ इंश्योरिंग रिस्पेक्ट फॉर human rights and rule of law। तो जो हमने फॉलोज द लॉ वाला पॉइंट किया था ना, कौन सा पॉइंट था वो? फॉलोज द लॉ वाला 6th पॉइंट था। उसमें आप ये भी लिख लो, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी एक अच्छा पॉइंट है। इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज बताया था मैंने, उसके साथ एक वो भी लिख लो कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी होना चाहिए, कि सिर्फ लॉ फॉलो नहीं होगा, ह्यूमन राइट्स भी फॉलो होंगे। ठीक है, क्या हुआ? लिख लिया? अब हम आ जाते हैं अभी कंटेम्प्रेरी टाइम्स पे। ये तो मैंने हिस्टोरिकल मेंशंस आपको बता दिए, गीता, अर्थशास्त्र, महात्मा गांधी ने क्या कहा था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब हम आ जाते हैं अभी प्रेजेंट में। कुछ बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं। पहला आता है
डिजिटल इंडिया, जो कि हम ई गवर्नेंस में डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा आता है MyGovernment.in, जो मैंने आपको बताया। तीसरा आता है प्रगति ऐप, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। इसके बारे में पढ़ाती हूँ मैं आपको इस टॉपिक में, रिमार्केबल मेजर्स में डिटेल में। अभी सिर्फ मेंशन करो कि हाँ, हिस्टोरिकल मेंशन से अब तक यहाँ तक पहुँच चुके हैं हम। प्रगति ऐप, डिजिटल इंडिया हो गया, माईगव, डिजी लॉकर भी एक आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सारे डॉक्यूमेंट्स यहीं पे स्टोर कर सकते हैं। तो ये 4-5 चीज़ें आप एक साथ उसके साथ ही मेंशन कर सकते हो आंसर में, और बाकी मैं डिटेल में आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाती हूँ। ये नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इम्पॉर्टेंट, जो कि ई गवर्नेंस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक भी समझ आ रहा है, अभी तक क्लियर हो रहा है? अब आप एक काम कर सकते हो कि आज जाके कोई भी चीज़ जो आपको वर्ड है जिसके बारे में आपको लगता है आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए, जो कि नोट्स में होगा, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू रीड यू कैन रीड एट होम, ठीक है। या कोई चीज़ यहाँ समझ नहीं आई, वो आप अभी भी पूछ सकते हो, और अगर याद नहीं आ रहा तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हो, वो कोई इशू नहीं। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान लिख लिया ये सबने? अब हम पढ़ेंगे 4th टॉपिक, रिमार्केबल मेजर्स टेकन बाय स्टेट गवर्नमेंट्स। रिमार्केबल मेजर्स टेकन बाय स्टेट गवर्नमेंट्स। सबसे पहला नाम जो मैं आपको बता चुकी हूँ, क्या बताया? बिल्कुल बिल्कुल, सेकंड प्रोजेक्ट भूमि के बारे में सुना है किसी ने? नहीं। प्रोजेक्ट भूमि इज़ अ लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन प्रोग्राम बाय द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। वही पहले क्या होता था, तहसीलदार के पास जा रहे हो, रेवेन्यू ऑफिसर के पास जा रहे हो, आपके पास एक रजिस्ट्री नहीं होती थी पुराने ज़माने में ज़मीनों की। अब क्या किया है इन्होंने, सारे लैंड को, रिकॉर्ड्स को, जितनी भी लैंड रिकॉर्ड्स उनको डिजिटाइज कर दिया। अब आप कंप्यूटर पे ही अपनी सारी रजिस्ट्री, सारा जितना भी आपको रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको तहसीलदार के पास जाने की अब ज़रूरत नहीं है, आप एक क्लिक पे सारा एक्सेस कर सकते हो अपने लैंड रिकॉर्ड्स। बहुत ही रिमार्केबल प्रोजेक्ट था ये भी, और ये बहुत पहले लिया गया था। ये भी मेरे ख्याल से 2007 या 8 की बात है, चेक कर लेना इसका ईयर। तो ये उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी, प्रोजेक्ट भूमि स्वामित्व, हाँ, जो अभी आया। और मेरे ख्याल से JNK गवर्नमेंट का भी अजान जो है, आई थिंक, आई हैव नो आइडिया, हाँ, वो भी इसी के उसमें। तो ये इसलिए इनको रिमार्केबल बोला जाता है क्योंकि ये पायनियर स्टेप्स थी, ये फर्स्ट इन देयर डायरेक्शंस थी भूमि। उस टाइम पे किसी और गवर्नमेंट ने ये काम नहीं किया था, ठीक है। थर्ड मैंने आपको बताया प्रगति ऐप ना। प्रगति ऐप को अगर हम डिटेल में पढ़ें तो इसका ये है, ये इंटीग्रेटेड और इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है अब इसकी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये 3 टियर है। 3 टियर का क्या मतलब है? आपका प्राइम मिनिस्टर, आपका CM और आपके चीफ सेक्रेटरी, तीनों की टाइमली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या मीटिंग्स होती हैं इन रिलेशन टू द स्कीम्स दैट आर ऑन गोइंग। प्राइम मिनिस्टर CM से या चीफ सेक्रेटरी से क्वेश्चन करता है कि आपके राज्य में ये स्कीम चल रही थी, सेंटर ने आपको इतने पैसे दिए थे, क्या स्टेटस है स्कीम का। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, टाइमली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। इसका 2.0 वर्जन भी लॉन्च हुआ है, जिसमें आप अपना ग्रीवेंस भी डाल सकते हो, मतलब कंप्लेंट्स भी डाल सकते हो कि हाँ भाई ये स्कीम तो चल ही नहीं रही, हम तक तो ये पैसा पहुंच ही नहीं रहा, हम तक तो इसके फ़ायदे पहुंच ही नहीं रहे, ये सब कर सकते हो, ठीक है। मैं बता देती हूँ, इंटीग्रेटेड मतलब तीनों टियर को एक साथ इंटीग्रेट कर दिया,
इसको अलग से इसके पास जाके पूछने की ज़रूरत नहीं है, तीनों एक ही साथ बैठे होंगे, एक ही फोरम पे बैठे होंगे। इंटरैक्टिव सेम, ये इसको सवाल जवाब कर रहा है, ये इसको सवाल जवाब कर रहा है, सिटीजन्स भी क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो इट्स एन इंटीग्रेटेड इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म। और ये 3 टियर है। 3 टियर समझ में आ गया, सेंट्रल, स्टेट और एग्जीक्यूटिव स्टेट का, ठीक है। क्योंकि आपको ये तो पता ही है ना कि लॉ जो बनाते हैं, लेजिस्लेशन का काम सेंटर का होता है, लेकिन जो एग्जीक्यूशन का काम है वो तो स्टेट गवर्नमेंट ही करती है। आपका कलेक्टर ही करेगा ना, भले वो आयुष मिशन हो या कोई और मिशन हो, सेंटर ने बनाया, लेकिन करेगा तो कलेक्टर ही उस पर काम। तो पीएम डायरेक्टली क्वेश्चन कर देता है चीफ सेक्रेटरी को कि क्या काम हो रहा है तुम्हारे तहसील में या तुम्हारे ताल्लुक में, कितना काम हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप थी प्रगति। इसके बारे में अलग से क्वेश्चन आ भी सकता है, मेंशन हो सकता है, लेकिन ये आपको कोशिश यही करनी है गवर्नेंस के आंसर में इसको डालने की। प्रगति 2.0 इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव, कंक्लूजन में डाल दो अदरवाइज, ठीक है। चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट अगेन आपका है प्रोजेक्ट फ्रेंड्स। ये सुना है, केरला गवर्नमेंट का, ठीक है। फास्ट, रिलायबल, इंटरैक्टिव, एफिशिएंट, जो मैंने आपको सारे बताए, इसमें और भी है, वो चेक कर लेना। फ्रेंड्स का मैं क्यों इसमें लिखा नहीं हुआ है, मैंने चेक कर लेना आप लोग। प्रोजेक्ट फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सेम एक पोर्टल है, जाओगे, किसी स्कीम के बारे में पता करना है कर लो, कोई बर्थ सर्टिफिकेट आपका टाइम पे नहीं आया बोल दो, डेथ सर्टिफिकेट नहीं आया बोल दो, ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन कर सकते हो आप, ठीक है। ये 4, एक और देख लो इसमें, शी बॉक्स के बारे में पता है, सेक्सुअल हरासमेंट की ऑनलाइन कंप्लेंट बाय विमेन। हर वेबसाइट पे इट्स मैंडेटरी, किसी भी वेबसाइट पे आप जाओगे, किसी भी पोर्टल पे आप गवर्नमेंट के जाओगे, नीचे आपको शी बॉक्स मिलेगा। मतलब ये हर जगह बना दिया है इन्होंने कि आपको किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं भी कोई कंप्लेंट है रिलेटेड टू सेक्सुअल हरासमेंट, यू कैन कंप्लेंट हियर। अनोनिमस कंप्लेंट भी कर सकते हो आप, आपको अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर वो इन्वेस्टिगेशन वो सब होता है, वो अलग है, पर फर्स्ट मैटर ये है कि आप इस पर कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके। इसके बाद जो आपको नोट्स मिलेंगे उसमें और 10-15 चीज़ें और भी हैं जो आप याद कर सकते हो, बट ये बहुत ही मेन और बेसिक हैं, इनको आपको यूज़ करना ही करना है, ठीक है। इसके बाद और भी ज्ञानदूत प्रोजेक्ट भी है आपका। एक मैंने आपको बता दिया कि 25 दिसंबर को हम गुड गवर्नेंस डे बनाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की मेमोरी में, वो भी आप मेंशन कर सकते हो। फ्रेंड्स, भूमि, ये सब मैंने आपको बता दिया। और काफ़ी सारे बहुत सारे हैं, ई गवर्नेंस में भी हम पढ़ेंगे, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसमें मेघराज एक प्रोजेक्ट है, तो मैं आपको बहुत लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगी कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है उसमें, क्योंकि मैं कंप्यूटर इंजीनियर भी हूँ, प्लस मैंने ये सब पढ़ाई की हुई है, तो मुझे पता है कि अगर आप बड़े बड़े टर्म्स में समझाओगे तो समझ नहीं आएगा किसी बेसिक को। तो आपको बहुत ही लिमिटेड वे में समझाऊंगी मैं क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, और उसको फिर आप मेंशन करें। मेघराज इनिशिएटिव जो है आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है क्लाउड कंप्यूटिंग में, ठीक है। अब इसके बाद अभी तक कुछ भी समझ नहीं आया हो तो क्लियरली बोल दो, या लेक्चर में कुछ गड़बड़ लगी हो वो भी आप क्यों सजेस्ट कर सकते हो कि ये मेरा फर्स्ट, यहाँ पे मेरा फर्स्ट बैच चाहिए, ठीक है। तो इफ़ यू फाइंड एनीथिंग कमी या कुछ कम तो आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। ये क्यों उठा। 5th, अब हम जो लास्ट शी बॉक्स, SHE, शी बॉक्स, तो आज हमारे ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। जो 5th टॉपिक लास्ट बचा है वो है कि 2009, एक टाइम क्या हुआ है 2:30, हाफ एन आवर है ना अभी हमारे पास। अब जो लास्ट हम आज के एजेंडा पे पॉइंट करेंगे वो है 2019 का क्वेश्चन पेपर। उसका एक क्वेश्चन बहुत आसान था जो आपके आज से ही हो जाएगा सॉल्व। एक सेकेंड, उससे पहले गवर्नेंस की इम्पोर्टेंस आप लोग ही बताएंगे मुझे ये सारे पॉइंट्स। फ़ायदे क्या हैं गुड गवर्नेंस के, बोलो। गवर्नेंस के नहीं, गुड गवर्नेंस के। हाँ, मैक्सिमम काम होगा, और बेटर टर्म में हम लिख सकते हैं, और अच्छी टर्म में हम लिख सकते हैं प्रॉपर, ठीक है। सेकंड क्या करता है, करप्शन को खुद सोचो, पॉइंट्स और लिखो, क्योंकि वहाँ पढ़ा हुआ याद नहीं आता है, इसलिए प्लीज़ खुद दिमाग लगाओ अपना और लिखो। करप्शन मिनिमाइज हो रहा है, ठीक है।
मोर अकाउंटेबल बन रही है गवर्नमेंट, ये तो पता ही है, अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट, दैट इज ओके, बट इट द सेम थिंग। करप्शन मैंने आपको बता दिया, रिसोर्स यूटिलाइजेशन मैंने आपको बता दिया, और बताइए गुड गवर्नेंस का क्या फ़ायदे हो सकते हैं? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ठीक है, वो तो सारे वही पॉइंट्स है ना। और बताओ, सोचो कि फ़ायदा क्या होगा इसका, इससे कंट्री एज अ होल को क्या फ़ायदा होगा? ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए जो मैंने, करप्शन होगा, बेटर यूटिलाइजेशन होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रस्ट बढ़ेगा सिटीजन्स का गवर्नमेंट पे, ट्रस्ट फैक्टर होगा कि नहीं होगा कि हाँ भाई ये स्कीम चला ली, अच्छी चल रही है, आगे भी अच्छा काम होगा। जब आप कलेक्टर के पास जाते हो, आपकी 2 कंप्लेंट सुन लेता है, तो आपको आगे होप हो जाती है कि हाँ आगे भी अगर कोई इशू आएगा तो मैं इसके पास जाऊँगा तो ये मेरी बात सुनेगा, अच्छा ऑफिसर है तो वो भी गवर्नमेंट का ही पार्ट। पीएम अगर आपकी मन की बात, एग्जाम्पल, ठीक है, डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहे हैं आपके स्टूडेंट से, आपके सिटीजन से, तो आपको एक ट्रस्ट बन गया है कि हाँ कुछ ना कुछ तो सही बोलेंगे, वो कुछ ना कुछ तो सही करेंगे, भले ही सिर्फ बोल रहे हैं पर कर लेंगे, ठीक है, ट्रस्ट बढ़ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि हाँ गवर्नेंस के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम 2019 के क्वेश्चन पेपर पर। 2 क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट थे गवर्नेंस के, एक क्वेश्चन ईजी था। तो जो एक क्वेश्चन ईजी था वो आप आज के बेसिक सिलेबस से ही कर सकते हो उसको कंप्लीट, और जो 2 डिफ़िकल्ट थे उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। मेरे को वैसे सर ने बोला है कि क्वेश्चंस बाद में डिस्कस कराना चाहिए पढ़ाने के बाद, बट मैं आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझना चाहती हूँ कि वहाँ पे ऑब्वियसली क्वेश्चन देखे हुए तो आएंगे नहीं। तो जब भी आपके पास सामने कोई क्वेश्चन आता है जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है, तो आप क्या लिख सकते हो या लिख पाओगे कि नहीं। अब जो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है वो समझ आ जाता है कि वो सबके लिए डिफ़िकल्ट होगा, इसलिए उसमें बकवास लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप थोड़ा भी लिख रहे हो, 3 पेज के क्वेश्चन में अगर आप 1 पेज भी लिख रहे हो, लेकिन उतना लिख रहे हो जितना आपको आता है, हवा में लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो फिर 0 ही देता है मार्क्स। इसलिए 1 भी मिल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आता है कुछ भी, तो जो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ऐसा होना नहीं चाहिए कि बिल्कुल ही नहीं आता है, क्योंकि जब आप पढ़ के बैठते हो तो कुछ ना कुछ तो आप लिख ही पाते हो, लेकिन बकवास नहीं लिखनी है, कॉलेज वाला पेपर नहीं है ये, ठीक है, बहुत ही कॉन्क्रीट और अच्छा लिखना है। पहला क्वेश्चन था, नोट डाउन कर लो ये क्वेश्चंस, ये 2019, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, आपका नाम क्या है? आपका, हाँ, वर्तिका, वृत्तिका, आप रीड करोगे ये, ठीक है, खड़े होके, तैयार रहना। पढ़ो, रीड करो जोर से। ठीक है, क्या समझ आया इस क्वेश्चन से? आईसीटी हो गया, ई गवर्नेंस, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईसीटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स यूजुअली सफ़र्स इन टर्म्स ऑफ सर्टन वाइटल फैक्टर्स। मतलब ये आपको स्टेटमेंट दे दिया है कि भाई सफ़र करते हैं वो प्रोजेक्ट्स, क्या कर रहे हैं, आपको वो फैक्टर्स बताने हैं कि किस वजह से वो सफ़र करते हैं, और आपको सजेशंस देने हैं कि आप उनकी सफरेंस को आप कम कैसे कर सकते हो। क्वेश्चन आ गया समझ सबको?
इजी क्वेश्चन था ये, 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। सबसे पहले फैक्टर्स और सजेशंस। तो सबसे पहले क्या, इंट्रोडक्शन में आप, सिंस इसमें कोई एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पूछा, आप ये कर सकते हो कि आप ई गवर्नेंस का फ़ायदा बता सकते हो पहले स्टार्टिंग में, कि हाँ भाई जो ई गवर्नेंस के प्रोजेक्ट्स होते हैं फास्टर होते हैं, कंप्यूटर ऑब्वियसली फास्ट काम करेगा, लेस एरर प्रोन होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, पेपर वर्क रिडक्शन बता देते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सेसिबल एट ऑल टाइम्स। ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे दो तरह के लोग होंगे, या तो ये इंट्रोडक्शन को कोई बहुत ज़्यादा वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती है फैंसी, या तो लोग ये लिख देंगे जनरलाइज्ड ई गवर्नेंस का फ़ायदा बता देंगे, या कोई एक प्रोजेक्ट के से स्टार्ट कर देंगे। सेम अगेन भूमि लिख सकते हो, प्रगति लिख सकते हो, इट्स वन ऑफ द वेरी रिमार्केबल एग्जाम्पल, आप ऐसे बोल सकते हो ई गवर्नेंस का। फिर आप लिखोगे स्टिल या हाउएवर दे सफ़र फ्रॉम दीज हिंड्रेंसेस, या आप बोल सकते हो इनके जो प्रॉब्लमेटिक वो हैं फैक्टर्स, उस पर हम काम करेंगे, ठीक है। अब आ गए हम फैक्टर्स पर। क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो अभी तक ई गवर्नेंस को सक्सेसफुल ना होने से बचा रहे हैं हमारी कंट्री में? दोनों बातें सही। इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे पहले आप बोल सकते हो लैक ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब उस इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आ सकता है, हमें कोशिश ये करनी है कि हम पॉइंट्स तो मेंशन कर रहे हैं, हमें उससे सब्सटेंशिएट कर रहे हैं, उससे एग्जाम्पल से, कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए। या कोई फिगर लिख दिया कि हाँ इतना इतना कम है या इतना इतना ज़्यादा है, तो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, अपने आप में एक आंसर बन जाएगा। तो लैक ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका क्या क्या आना चाहिए, जैसे कि आप बोल सकते हो कंप्यूटर नेटवर्क्स, इंटरनेट कनेक्शंस, लेस इंटरनेट पेनिट्रेशन, ठीक है, उस एक्सेसिबिलिटी, बिल्कुल। तो ये हो गए आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के सब पॉइंट्स कि ये हमें कम है। दूसरा आप ये बोल सकते हो लैक, हाँ स्किल डेवलपमेंट भी आ सकता है। आप ये बोल सकते हो लैक ऑफ ट्रेंड पर्सनल, ऑफिस में जो काम कर रहे हैं लोग वो बहुत पहले एम्प्लॉयड हुए थे, उस टाइम पे कागजी काम होता था, अब उनको वो प्रॉब्लम होती है ट्रेनिंग में, जैसे कि कोविड के टाइम्स में टीचर्स को भी हुई ऑनलाइन पढ़ाने में, तो ये एक इनहिबिशन होता है। इसमें आप ये भी डाल सकते हो रेजिस्टेंस टू चेंज, वो माना उनको प्रॉब्लम होने लगती है तो वो डील ही नहीं करना चाहते चेंज से, उनको कंप्यूटर करना ही नहीं, वो बोलते नहीं हमारा तो कागज़ ही ठीक है, भले ही लेट हो रहा है काम हो रहा है। तो एक रेजिस्टेंस टू चेंज है। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये दोनों में है, ये सिटीजन्स में भी है और ये ऑफिसर्स में भी है, जो गवर्नमेंट का पार्ट है, ठीक है ना, दो उनकी ट्रेनिंग हो रही है, सब हो रहा है, लेकिन उनमें रेजिस्टेंस है कि भाई हमको नहीं करना, हम अडेप्ट नहीं करेंगे नए फ्रेमवर्क में, ठीक है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ट्रेंड पर्सनल हो गया। उसके बाद आप लिख सकते हो और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं कि ई गवर्नेंस का प्रोजेक्ट काम नहीं हुआ। कॉस्ट, ऑब्वियसली इतने कंप्यूटर्स इतना नेटवर्क आप लगाओगे महंगा तो पड़ेगा ही, एक पेपर से और कंप्यूटर ऑब्वियसली समझ में आता है। दो इसके बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस है, ठीक है। पांचवा अगेन करप्शन तो हर जगह लिखना ही है, कुछ नया नहीं है इसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं से लोग निकाल ही लेते हैं कि हाँ यहाँ पैसा दबा लो, यहाँ पैसा दबा लो। लोग, आधे लोग तो आना भी इसीलिए ही चाहते हैं पब्लिक सर्विसेज में, टू बी ऑनेस्ट, पावर पैसा दोनों, ठीक है। तो ये पॉइंट तो आपने हर जगह डालना ही डालना है कि भैया ये तो इशू हमेशा है ही ऑफिसेज में, ठीक है। उसके बाद आप बोल सकते हो एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर में आप और क्या क्या चीज़ें डाल सकते हो। इंटरनेट मैंने डाल दिया, लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी लिख सकते हो, इसके लिए एक बहुत अच्छा अभियान चालू किया गया, PMG दिशा, ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, ठीक है।
वो मेंशन कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन सिंस हम अभी ये फैक्टर्स लिख रहे हैं तो वो अभी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम कंक्लूजन में डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए 6 पॉइंट्स आपके। और क्या दिमाग में आ रहा है? डिजिटल लिटरेसी नहीं है, डिजिटल डिवाइड भी है। रूरल अर्बन में कितना डिवाइड है? रूरल एरियाज़ में तो पहुँच ही नहीं रहा है इंटरनेट। ठीक है, अर्बन में फिर भी लोग जानने लग गए हैं, धीरे धीरे व्हाट्सएप चलाने लग गए हैं, सब करने लगे हैं। रूरल में अभी भी बहुत पीछे हैं लोग। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो कि 7th आप लिख सकते हो डिजिटल डिवाइड। हो गए ये फैक्टर्स। अब इनमें एग्जाम्पल्स कहाँ कहाँ आप डाल सकते हो वो दिमाग लगाना है आपको, क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम के साथ ही मेजर लिख दोगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम भारत नेट का एग्जांपल डाल सकते थे कि हाँ सारी ग्राम न्यायालय को कनेक्ट करने की बात हो रही है, सारे ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट जाएगा, सारे स्कूल्स में, लेकिन वो हम यहाँ डालेंगे तो कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि वो सिर्फ हमसे क्लियरली क्या पूछ रहा है? फैक्टर्स पूछ रहे हैं। तो हमको क्योटिक नहीं बनाना है, आंसर है भी सिर्फ 10 मार्क्स का, 2 पेज में आपका काम हो जाएगा। तो आपको क्योटिक नहीं बनाना है, आपको एक फॉर्म में चलना है। आपने फैक्टर्स मेंशन कर दिए जितना आपको उस टाइम पे याद आया, और किसी को कुछ लगता है इसमें हम डाल सकते हैं कि ई गवर्नेंस क्यों फेल हो रहा है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डाल दिया, हमने लोगों की ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग हुई, ट्रेन पर्सनल कैपेसिटी बिल्डिंग में ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने चेंज डाल दिया, कॉस्ट, करप्शन, डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल डिवाइड। और ये लिख सकते हो एवरीथिंग इज़ इन इंग्लिश। मोबाइल्स पे, कंप्यूटर्स पे है लैंग्वेज बैरियर। ठीक है, तो ये आप मैं को ये वाले पॉइंट्स याद करके तो नहीं आई हूँ, ये मेरा दिमाग जहाँ और यही आपकी थिंकिंग प्रोसेस होनी चाहिए। यू विल गेट ओनली 8 minutes टू राइट एन आंसर देयर, 7 to 8 minutes। तो आपकी थिंकिंग इतनी तेज़ होनी चाहिए कि आप एक के बाद एक ना अपने आप में दिमाग लगा पाओ कि इसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद क्या हो सकता है। इसमें मेरे सोशल पॉइंट आ गए डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल डिवाइड आ गया, इसमें मेरे इकोनॉमिक पॉइंट्स आ गए कि हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। पॉलिटिकल क्या पॉइंट्स हो सकता है इसमें? करप्शन पॉलिटिकल पॉइंट आ गया कि लोग खुद चाहते नहीं हैं कि हाँ लोग सीखें। ये आपका ये कल्चरल वाला एस्पेक्ट आ गया, लैंग्वेज बैरियर आ गया। तो आपको यही थिंकिंग अपनी आंसर लिखते हुए करनी है। सिर्फ पढ़ के इट वोंट हेल्प। मेरा पहला अटेम्प्ट वैसे ही था, पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, यूजलेस। 10 किताबें पढ़ लो गवर्नेंस पे, कोई फ़ायदा नहीं। आंसर क्वेश्चन 3 से 4 से ज़्यादा नहीं आएगा, बिकॉज मेजर वेटेजेस ऑफ पॉलिटी सेकंड पेपर में क्वेश्चन 4 से ज़्यादा नहीं आएंगे गवर्नेंस पे। आपको कोशिश करनी है उन चारों में एटलीस्ट 4 से 5 नंबर आपके आएँ, चारों में। आंसर एवरेज से थोड़ा ही ऊपर होता है, आंसर कोई बहुत अच्छा नहीं होता है, अभी भी बोला था मैंने। ठीक है, यही करना है आपको। सारे पॉइंट्स आ गए इसमें, कोशिश यही करनी है, थिंक करते रहो, सोचते रहो। जब मैंने ये लिखा डिजिटल लिटरेसी, मेरे को नहीं पता था मेरा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, लेकिन मैंने जब डिजिटल लिटरेसी को और सोचा तो मैंने सोचा कि हाँ इसमें भी रूरल और अर्बन का डिवाइड है, तो डिजिटल डिवाइड कैन बी द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, आपको अपनी प्रोसेस वैसी ही रखनी है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होगा जो आपने पढ़ा नहीं होगा वो आएगा। मैं आपको जनरल बता रही हूँ, जो टॉपर्स होते हैं उनके साथ उनको भी नहीं पता होता उनकी क्या स्ट्रैटेजी काम हुई है। जब वो बन जाते हैं तब वो बोलते हैं हमने ये स्ट्रैटेजी की थी। कोई 15 नंबर से भी रहता है बच्चा, वो कुछ नहीं बोल पाता है। ठीक है, तो आपको हर तरफ जितने भी प्रेशर हो आपको सोचना आना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि वहाँ एक्सट्रीम प्रेशर होता है। और प्रेशर सबसे ज़्यादा मेंस का ये होता है जब आप 7 दिन लगातार पेपर देते हो ना, जब आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिलता है, नींद खाना सब एक साइड हो जाता है, उस टाइम पे दिमाग चलाना ना बहुत इंपॉर्टेंट है। वही टेस्ट कर रहे हैं वो आपका, दे आर टेस्टिंग यू इन स्ट्रेसफुल टाइम्स। ठीक है ना, पढ़ाई उन्होंने डेलिबरेटली सिलेबस इतना रखा है कि आप प्रेशर में आके ही पेपर लिखोगे। किसी बच्चे को देखा है कि हाँ मैं तो पूरी तैयारी करके आया हूँ, ऐसा सुनते हुए? मैं कम से कम 600-700 बच्चों के साथ रही हूँ दिल्ली में भी, जब मैंने तैयारी की थी 4 साल, और जब पढ़ाया भी था। मैंने आज तक किसी भी कॉन्फिडेंट बच्चे को नहीं देखा उसने बोला अरे ये मैं तो अच्छे से पेपर 2 मेरा बहुत स्ट्रांग है, पेपर 3 मेरा बहुत स्ट्रांग है। सबका यही होता है, क्योंकि इतना अनएक्सपेक्टेड नेचर है इस एग्ज़ाम का, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो यू हैव टू बी, और वही तो आपको सर्विसेज में करना है। यू हैव टू बी प्रिपेयर एट ऑल टाइम्स फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। दैट इज़ व्हाट दे आर टेस्टिंग। कुछ अलग टेस्ट नहीं कर रहे हैं वो एग्ज़ाम से। ठीक है, ये हो गया आपके। अब आते हैं हम सजेशंस पे, जो हर आंसर में हमको वैसे भी लिखना चाहिए इवन इफ दे आर नॉट आस्क्ड। ठीक है, बोलो सजेशंस क्या क्या होना चाहिए।
क्या क्या होना चाहिए सजेशंस? कैसे करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम? हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम, भारत नेट काम कर रहा है। क्यों स्लो है? क्योंकि बहुत महंगा है। क्या कर सकते हैं हम? पीपीपी मॉडल ला सकते हैं। आउटसोर्स कर दिया हमने अपने रिसोर्सेज, अब हमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ रिव्यू करने की ज़रूरत है। प्राइवेट कंपनीज अपना काम कर रही हैं। ऑब्वियसली पासपोर्ट हमने टीसीएस को इसीलिए दे रखा है क्योंकि उन्हें पता है उनका काम, हमें दिमाग लगाने की अब ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ वीकली या मंथली रिपोर्ट लेने की ज़रूरत है कि आपने इतने पासपोर्ट्स बना दिए, इंडिया में इतना हो गया, इतना डायस्पोरा है, ख़त्म। आउटसोर्स कर दिया अपना, एक्सपर्टीज़ आ गई। जब एक्सपर्टीज़ आती है तो रिसोर्स भी अच्छे से यूटिलाइज होते हैं, करप्शन कम होता है। ठीक है, तो यही काम आपको करना है। आपने पीपीपी मॉडल का सजेशन दे दिया। दूसरा आपने इसमें सजेशन देना है, जब हम बोल रहे हैं कि हम इतना इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डालेंगे तो इतना पैसा लगेगा, तो दूसरा आपको दे देना है अब क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। क्लाउड किचन्स के बारे में भी सुना होगा, आजकल बड़ा चल रहा है, नहीं पता? देखो क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन्होंने अपने सर्वर्स बनाए हुए हैं। इनके पास उतना पैसा है कि इन्होंने बनाए हुए हैं वो सर्वर्स। इन्होंने अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट कर रखा है, ज़ीरो से। जो मिडिल कंपनीज़ होती हैं, जैसे 3 या 4 क्लाउड कंपनीज़ हैं, जैसे कि गूगल का हो गया, माइक्रोसॉफ्ट अज़्योर हो गया, ठीक है, गूगल क्लाउड है। अब जो बाकी कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, इनकी सर्विसेज को यूज़ करती हैं। इन्होंने क्या किया है, ऑन अ फ़ी, मतलब फ्री तो नहीं बट फ़ी पे इन कंपनीज़ ने इंटरनेट पे डाल दी हैं सारी चीज़ें। एक इंटरनेट ही समझो जिसको हम क्लाउड बोलते हैं। आपको क्या करना है, जो मिडिल कंपनीज़ होती हैं वो क्लाउड से इनके सर्वर्स को एक्सेस करके यूज़ कर रही हैं और इनको फ़ी पे कर रही हैं। अब आपको अपने खुद के सर्वर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्या किया आपने इसमें, कॉस्ट बचाया कि नहीं बचाया? तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन टू कट द कॉस्ट नेटवर्क्स में। आप क्या कर रहे हो, आप कंपनीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हो जो ऑलरेडी क्रिएटेड है, आपको उसमें दिमाग नहीं लगाना है, उन्होंने बनाया हुआ है अपना, उनका काम ही वही है। आपने क्या करना है, उसको यूज़ करना है। जैसे रेलवेज़ में कितना अच्छे से हो सकता है, ये होता भी है कुछ स्टेशंस पे कि आपको टिकटिंग का भी आपने प्राइवेट उसको दे रखा है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपको अब सिर्फ क्या करना है, अपना जो मेन काम है आपको रेलवेज़ को मैनेज करना है कि वो घाटे में ना जाए। ये जो छोटे मोटे टिकटिंग के काम है और ये इसके काम है वो आपने IRCTC को दे रखे हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट कंपनी। समझ आ गया? तो क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत अच्छा तरीका है टू कट द कॉस्ट एंड टू हैव एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर? और बताइए सजेशंस में, लगाओ दिमाग लगाओ। स्किल्ड वर्कर ट्रेनिंग, सबकी ट्रेनिंग, ऑफिसर्स की ट्रेनिंग, सिटीजन्स की ट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग, क्योंकि इतनी नई चीज़ है ये लोगों के लिए कि उसको ज़ीरो से सिखाना और फिर यूज़ करना मेहनत लगेगी, ठीक है। ट्रेनिंग और डिफरेंट ऐप्स को क्रिएट कर सकते हो आप। और मैं तो बोल रही हूँ सिर्फ हिंदी में नहीं, अलग अलग लैंग्वेजेस में। कोशिश ये करनी चाहिए कि सारी नेशनल लैंग्वेजेस में, तमिल, तेलुगु, एवरीथिंग, डोगरी, ठीक है ना। तो हमको ये कोशिश धीरे धीरे ही आएगा ऑब्वियसली। वो जैसे बोला जाता है नक्सलिज्म जो इतना प्रोमिनेंट क्यों है, क्योंकि वहाँ एजुकेशन नहीं पहुँच रहा है। और एजुकेशन क्यों नहीं पहुँच रहा है, क्योंकि जब यहाँ के टीचर्स वहाँ जाते हैं पढ़ाने तो वो हिंदी में पढ़ाएंगे या वो इंग्लिश में पढ़ाएंगे, और जो ट्राइबल्स है दे डोंट अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज। तो एक बैरियर आ गया है। वो बैरियर इतना ज़्यादा है कि फिर आपका ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है गवर्नमेंट से, और वही जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो नक्सली यूटिलाइज़ करते हैं ट्राइबल्स का, कि तुम्हें गवर्नमेंट पे तो भरोसा है नहीं, तुम हम पे भरोसा करो, हम लाएंगे रूल। सिंपल कॉन्सेप्ट है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी की। टेररिज्म तो है ही, नक्सलिज्म भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्यों? क्योंकि आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो लोगों तक अपनी बात। लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर है इंडिया जैसी मल्टी डायमेंशनल कंट्री में। तो ठीक है, और बोलो। प्राइवेट सेक्टर, IT सेक्टर्स में, हाँ वो भी आप लिख सकते हो, जॉब क्रिएशन इन IT सेक्टर। और बोलो। हाँ हाँ, अवेयरनेस वो पॉइंट सब सारे आंसर्स में आएगा। क्रिएटिंग अवेयरनेस, यूज़ ऑफ SHG ग्रुप्स या फिर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी, एक्टिव पार्टिसिपेशन सबका, ठीक है। लिख लोगे आप लोग ये आंसर? कितना जनरल। और अभी आपकी फर्स्ट क्लास हुई है, यू कैन राइट दिस आंसर वेरी इजली। अब आएगा डिफ़िकल्ट ये तो था बहुत आसान क्वेश्चन, ये कोई भी बच्चा लिख सकता है। हाँ थोड़ा सोचना पड़ेगा बट आप लिख सकते हो।
अब आएगा 15 मार्क का। टाइम क्या हो गया, जाना तो नहीं है ना आप लोगों को? चलो ठीक है, क्वेश्चन लिख लेते हैं, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे दोनों क्वेश्चंस। चलो मैं डिक्टेट करती हूँ, आप लोग लिखो लिखो। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ neo-liberal paradigm, in the context of neoliberal paradigm of development planning, comma, multi-level planning is expected to make operations cost effective and remove many implementation blockages. आप में से किसी ने अटेम्प्ट दिया है अभी? नहीं, कब देना है? 23। इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉकेजेस लिख लिया? डिस्कस, दिस इज़ द क्वेश्चन। अब ये डिफ़िकल्ट है, ठीक है, ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है और आपको पता होना चाहिए कि आपको डिफ़िकल्ट है, मतलब ये ज़्यादातर लोगों को डिफ़िकल्ट होगा। ये फीलिंग ज़रूर रखना, क्योंकि पढ़ के ही बैठा होता है बच्चा वहाँ पे, ठीक है। तो आपको एक्सेप्शनल तो मार्क्स मिलने नहीं है इस क्वेश्चन में, या आपका जजमेंट वहीं पे हो जानी चाहिए कि इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बट हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। पहला कीवर्ड है इसमें नियो लिबरल पैराडाइम। कभी भी किसी शब्द के आगे नियो लगाते हैं, इसका ये मतलब होता है कि उसके बाद, ठीक है, मतलब रीसेंट जो है, मतलब नियो लिबरल पैराडाइम का मतलब है कि आफ्टर लिबरलाइजेशन, मतलब पोस्ट 1991 इंडिया की जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, ठीक है। सेकंड इसमें है मल्टी लेवल प्लानिंग कीवर्ड। क्या होता है मल्टी लेवल प्लानिंग? क्या कुछ तो दिमाग में आ रहा होगा, मल्टी लेवल प्लानिंग क्या होता है? मतलब कि डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। मल्टी लेवल प्लानिंग का मतलब है कि हाँ, गवर्नमेंट तो कर ही रही है प्लानिंग, सेम जो मैंने आपको बताया, सारे स्टेक होल्डर्स को बुला के एक लॉ बनाएंगे, प्लान करेंगे। क्योंकि अगर आपकी प्लानिंग अच्छी हो गई किसी भी प्रोजेक्ट में, तो आपका आधा काम तो वहीं हो जाता है। आपको पता होता है इतना ही रिसोर्स लगेगा, इतने टाइम में हो जाना चाहिए, वेस्टेज नहीं होगा। तो मल्टी लेवल प्लानिंग का मतलब है कि गवर्नमेंट है, प्राइवेट सेक्टर भी है, पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो ग्रास रूट लेवल पे हैं, NGOs भी हैं, सारी सिविल सोसाइटी। ये हो गई आपकी मल्टी लेवल प्लानिंग, जिसको हम डिसेंट्रलाइज प्लानिंग भी बोल सकते हैं। तीसरा कीवर्ड है इसमें कॉस्ट इफेक्टिव, है ना, कि हमें कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज़ करना है प्रोजेक्ट्स का। और चौथा है हमारा इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉकेजेस। 4 कीवर्ड्स में हम डील करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। सबसे पहले समझेंगे न्यू लिबरल क्या है। स्टार्टिंग भी यहीं से करेंगे, मतलब कि जो आपका इंट्रोडक्शन है वो न्यू लिबरल को समझाने का ही होना चाहिए, ताकि आपके एग्जामिनर को समझ आ जाए कि आपका बाकी का आंसर किस बारे में है। न्यू लिबरल क्या हुआ? पोस्ट, क्योंकि ये हमें बोल रहे हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है ना, डेवलपमेंट प्लानिंग के कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है। तो हम ऑब्वियसली किसी और कंट्री के बारे में तो बात करेंगे ही नहीं, हम अपनी कंट्री के बारे में बात करेंगे। तो हमारी कंट्री में लिबरलाइजेशन कब आया? 1991। तो उसके बाद की जो डेवलपमेंट प्लानिंग हुई है उसमें क्या ब्लॉकेजेस हैं, दैट्स द क्वेश्चन इज आस्किंग। और उसको आप कॉस्ट इफेक्टिव कैसे बना सकते हो। अब आपने तोड़ा क्वेश्चन को तो आपको समझ में आया, जब आप उसको फर्स्ट टाइम रीड करोगे तो ये डिफिकल्ट लगेगा आपको समझने में। तो आपको कोशिश यही करनी है कि कीवर्ड्स समझ आने चाहिए आपको वहाँ पे, ठीक है। उसको मार्क करो, एक नहीं 2 बार पढ़ो उस क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में हुआ होता है लेकिन आंसर उसका वही है, ठीक है। न्यू लिबरल हो गया आपका पोस्ट 1991 रिफॉर्म्स।
इसमें क्या एक मेन एस्पेक्ट हुआ था या क्या मेजर चेंज हुआ था? ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे लिबरलाइजेशन की बात, ठीक है। तो एक ऐसी कोई चीज़ जो बहुत रिमार्केबल हुई थी 1991 में, बिल्कुल। पहला पॉइंट कि जो रोल ऑफ गवर्नमेंट था वो ट्रांसफॉर्म हुआ था कंट्रोलर से फैसिलिटेटर तक, ठीक है। अब गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही थी सेक्टर्स को, अब वो सिर्फ फैसिलिटेशन का काम कर रही थी। लाइसेंस राज वॉज अबॉलिश्ड। गवर्नमेंट कंट्रोल्स from many sectors was removed, ठीक है। ट्रांजिशन टू अ मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। हाँ, मार्केट, ग्लोबल मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। समझ आए ये चारों पॉइंट्स? यही हुआ था। उसमें से मेन जो पॉइंट है वो ये है कि भाई कंट्रोलर से फैसिलिटेटर का काम करना शुरू कर दिया था गवर्नमेंट ने, ठीक है। मोर इन्वॉल्वमेंट होने लग गया था प्राइवेट सेक्टर का। और लजीज फेयर वाली जो पॉलिसी है ना, पता है, फ्री हैंड, फ्री मार्केट हैंड, ठीक है, मार्केट पे हो गया ये काम, लजीज फेयर। तो ये सारी चीज़ें आपने न्यू लिबरल को इंट्रोडक्शन में समझा दिया कि आपको क्वेश्चन से समझ क्या आया है, ठीक है। ये आपका न्यू लिबरल का काम हो गया। अब हम बात करेंगे मल्टी लेवल प्लानिंग की, जिसको मैंने अभी समझाया कि क्या आपके दिमाग में मल्टी लेवल प्लानिंग क्या होती है। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, ओके। कंसेंसस among private sector, civil society, voluntary organizations, SHGs, etc. अब आप जब भी जैसे कि कोई एक बंदा कुछ चीज़ एग्जीक्यूट करना चाहता है तो उसका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन जब वो 10 लोगों को बुला के सजेशंस लेता है तो हमें अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ मिलते हैं। तो हमारी प्लानिंग और कॉन्क्रीट होती है कि किसी भी स्कीम को शुरू करने से पहले जब हमें पता चल गया कि औरतें उस स्कीम के बारे में क्या सोचती हैं, हमें औरतों का पर्सपेक्टिव मिल गया, हमें बच्चों का पर्सपेक्टिव मिल गया, तो हम एक होलिस्टिक अप्रोच रखेंगे उस स्कीम को बनाने में, ठीक है। अगर हमने एक सेक्शन से पूछा ही नहीं तो हमारा कोई फ़ायदा है उस स्कीम को बनाने का? इट्स नॉट इंक्लूसिव, इट्स नॉट पार्टिसिपेटरी एट ऑल। तो मल्टी लेवल प्लानिंग का यही मतलब है, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, मतलब हर बंदे की कंसेंसस होना चाहिए, तभी आपकी प्लानिंग बहुत स्ट्रांग होगी, ठीक है। और जब सारी प्लानिंग स्टेज पे आप सब कर लोगे तो आपका रिसोर्स भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज्ड होगा, ठीक है, इफेक्टिवली होगा। विथ मिनिमम वेस्टेज, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी आ गई। यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट्स आ गए आपके कि जब आपने पार्टिसिपेशन सबका लिया, आपकी मल्टी लेवल प्लानिंग हो गई। यही बताना चाह रहे हैं वो। इस पे आप ज़ीरो बेस्ड बजटिंग भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारे हो गए, मैंने आपको बता दिया मल्टी लेवल प्लानिंग कि आपने सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व कर लिया है जस्ट टू डिस्कस, जस्ट टू प्लान अ प्रोजेक्ट, ठीक है। अब हम आएंगे कि इसको कॉस्ट इफेक्टिव कैसे बनाएंगे। तीसरा कीवर्ड था आपका कॉस्ट इफेक्टिव, लिख लिया ये वाला पार्ट। तीसरा है कॉस्ट इफेक्टिव वाला, कि हमने इसको कॉस्ट इफेक्टिव कैसे बनाया। अगेन जो मैंने आपको बताया कि जब हम प्लानिंग इतनी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो वेस्टेज तो होना ही नहीं है रिसोर्सेज का, मतलब मिनिमम होना है। ऑब्वियसली जब हम इतने लेवल पे कर रहे हैं तो वेस्टेज तो होना है, लेकिन मिनिमम वेस्टेज होना है। बेटर प्लानिंग इसलिए रिड्यूस्ड वेस्टेज, ठीक है।
जब आप एसएचजी को या एनजीओस को इन्वॉल्व करोगे, आप क्या कर रहे हो? आप लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर रहे हो। उसको पता होगा कि हमारे लोकल में क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, हम इसका यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। इससे कॉस्ट भी कटेगी, है कि नहीं? हेंस लेस कॉस्ट। जब यहीं अवेलेबल हो गया तो ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स का कोई कॉस्ट ही नहीं है। लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज को आप कॉस्ट करोगे। मतलब आप मानो जैसे कि आप कश्मीर का, ये जम्मू कश्मीर का एग्जांपल ले लेते हैं, विलोवुड की जो फैक्ट्रीज़ हैं, अब यहाँ अवेलेबल है तो आप यहीं उसकी फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करोगे। यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके वहाँ इस्टेब्लिश करना महंगा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ठीक है। एमपी में जैसे हमारे यहाँ शुगर कैन की इंडस्ट्रीज़ बहुत है, तो ऑब्वियसली वो यहाँ से वहाँ ले जाके तो नहीं सेट करेंगे ना। वो वहीं कुछ इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो इंडिया में कहीं भी सेट हो सकती हैं क्योंकि ज़रूरत होती है। जैसे एल्यूमिनियम हो गई, आयरन स्टील माल पहले होता था कि हाँ हमें आयरन के रिजर्व्स के पास ही करना चाहिए, अब हर जगह खुल गई हैं। तो कुछ, लेकिन अगर आपको कॉस्ट कट करनी है तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आपको रिसोर्स के पास ही सेटअप करना चाहिए प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज हो गया। आईसीटी टूल्स का यूज़ करो। दो महंगे हैं लेकिन ये कम टाइम में ज़्यादा काम करते हैं। लेबर से तो सस्ता ही है ये। अगर आप मैनुअली कोई काम करा रहे हो उससे तो आईसीटी सस्ता ही, एक बार इस्टेब्लिश हो जाए तो। इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट ज़्यादा होती है, मतलब आपको कंप्यूटर नेटवर्क बिठाना ज़्यादा है, लेकिन जब एक बार ही चलने लग जाएगा वो, तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट तो कम ही है लेबर से। ठीक है ना, तो ये हो गया। चौथा आप बोल सकते हो कि जब हम छोटी छोटी प्लानिंग कर रहे हैं, मल्टी लेवल पे छोटे रूप में जब हम प्लानिंग करते हैं तो प्लान्स चेंज भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड्स। जैसे मान लो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है और बीच में आपको लग रहा है कि अरे ये तो गलत स्टार्ट कर दिया हमने, हमें इसको रिट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम जब छोटे छोटे फॉर्म में इसको काम करेंगे, टुकड़े टुकड़ों में प्लानिंग करेंगे, उसकी डिसेंट्रलाइज प्लानिंग करेंगे, तो हम वो प्लान्स को चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंगली विथ लेस रिसोर्स वेस्टेज। चौथा कीवर्ड क्या था? इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉकेजेस। इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉकेजेस क्या पॉइंट्स हो सकते हैं इसके अंदर? कैसे रिमूव कर सकते हो इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉकेजेस? जब आप आईसीटी यूज़ कर रहे हो, अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी आएगी। ठीक है, मोर इन्वॉल्वमेंट है लोगों का तो मोर इंक्लूसिव हुआ। लोगों को लगेगा दैट दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट स्टोरी, इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। ठीक है, लेस रेड टेपिज्म होगा। रेड टेपिज्म पता है क्या होता है? हाँ, काम अटकना। तो जब आप आईसीटी को इन्वॉल्व कर रहे हो, पीपीपी को इन्वॉल्व कर रहे हो, तो कम जगह बच रही है रेड टेपिज्म की। करप्शन के लिए आप कम एरिया छोड़ रहे हो। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेड टेपिज्म कम होगा, एफिशिएंटली काम होगा। हम लोगों को इन्वॉल्व करें ना प्लानिंग स्टेज पे। हम इसको एसएचजी को भी बुला रहे हैं, हम प्राइवेट सेक्टर को भी बुला रहे हैं, हम लोगों से भी राय ले रहे हैं। जैसे हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करें तो जो अफेक्टेड सिटीजन्स हैं वहाँ पे, उनको भी हम बुला रहे हैं मल्टी लेवल प्लानिंग में। तो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो ज़्यादा इंक्लूसिव हुई ना ये ग्रोथ। ठीक है, और क्या पॉइंट हो सकता है इसमें? करप्शन ऑब्वियसली वो हमने उसमें डाला है तो इसमें भी डाल सकते हैं कि हाँ लेस करप्शन होगा, लेस रेड टेपिज्म है तो। ठीक है, क्रिटिसिज्म आप ये कह सकते हो कि कभी कभार जब हम पीपीपी इन्वॉल्व करते हैं ना, तो प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो सोशल वेलफेयर पे कम ध्यान देता है। वो हमारा प्रॉफिट मोटिव पे काम करता है कि हमने इतना पैसा लगाया है, हमको इसका 4 गुना मिलना चाहिए। सो दे मेजरली ऑपरेट ऑन प्रॉफिट मोटिव, और हमें चाहिए सोशल वेलफेयर। तो ये हमारी एक क्रिटिसिज्म हो गया इसका। दो इन्होंने पूछा नहीं है लेकिन आपको डिस्कस लिखा है तो आप इसके 2 पॉइंट्स ये भी डालोगे। और दूसरा इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। कई बार हम प्रोजेक्ट्स के चक्कर में भूल जाते हैं कि इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो ये 2 मेन
इसके क्रिटिसिज्म्स हैं। अब आपको ये क्वेश्चन जब आपने ये किया कंप्लीट, एक और क्वेश्चन है जो आया था वो और डिफ़िकल्ट है, वो हम कल डिस्कस करेंगे क्योंकि आज लेट हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया है कि जब भी क्वेश्चन लिखा होगा और आपको लगता है कि आपको इसका डायरेक्ट आंसर नहीं आता है, जैसे जो इससे पहले वाला था उसका तो आपको डायरेक्ट आंसर आता है, आपने लिख दिया, इसका आपको नहीं आता था, इसका मैं भी पहली बार इसको पढ़ रही हूँ, कल रात को मैंने भी इसको फर्स्ट टाइम पढ़ा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कीवर्ड्स अंडरलाइन करने, फिर आपको थोड़ा सा सोचना है कि क्लास में कुछ तो पढ़ा होगा इसके बारे में, ठीक है, और फिर कोशिश करो कि उसको सोशल इकोनॉमिक कैसे कनेक्ट कर सकते हो, अगर हो रहा है तो डालो, नहीं हो रहा है तो ज़बरदस्ती नहीं है, कोशिश यही करनी कि मल्टी डायमेंशनल आंसर लिख रहे हैं आपने, ठीक है। डन फॉर द डे, थैंक यू।